अध्याय 1 व्यक्तिगत प्रभावशीलता की बुनियाद परिचय। यह पुस्तक दृष्टिकोण में एक सशक्त बदलाव के साथ शुरू होती है। त्वरित तकनीकों या सही रणनीतियों को प्रस्तुत करने के बजाय लेखक समझाते हैं कि सच्ची प्रभावशीलता भीतर से विकसित होती है। उनके विचार में अधिकांश लोग बाहरी समायोजनों जैसे कि कार्यक्रम में बदलाव, कार्यों का पुनर्गठन या नई रणनीतियां सीखने के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये समाधान शायद ही कभी परिणाम बदलते हैं, क्योंकि वे मानवीय व्यवहार की गहरी जड़ों को संबोधित नहीं करते हैं। लेखक का सुझाव है कि स्थायी सफलता के लिए केवल आदतों में बदलाव नहीं, बल्कि चरित्र में बदलाव की आवश्यकता होती है। वे यह विचार प्रस्तुत करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति आंतरिक प्रतिमानों के एक समूह के माध्यम से कार्य करता है, मानसिक मानचित्र जो जीवन, संबंधों, अवसरों और चुनौतियों के प्रति उनकी व्याख्या को आकार देते हैं। ये प्रतिमान न केवल व्यक्ति के व्यवहार को निर्धारित करते हैं, बल्कि उसकी धारणा को भी निर्धारित करते हैं। यदि प्रतिमान त्रुटिपूर्ण है, तो उससे उत्पन्न होने वाली क्रियाएं भी त्रुटिपूर्ण होंगी। इसलिए प्रभावशीलता व्यक्तित्व या बाहरी कौशल का परिणाम नहीं है। यह उस आंतरिक दृष्टि का प्रतिबिंब है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने संसार को समझता है। लेखक बताते हैं कि कई लोग जीवन में इसलिए संघर्ष करते हैं क्योंकि वे अपने सिद्धांतों को मजबूत करने के बजाय आकर्षण, तकनीक या दिखावे जैसे व्यक्तित्व गुणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तकनीकें अस्थायी परिणाम दे सकती हैं, लेकिन सिद्धांत स्थायी परिवर्तन लाते हैं। सिद्धांत सार्वभौमिक, शाश्वत सत्य हैं, जैसे कि ईमानदारी, जिम्मेदारी, सच्चाई और सम्मान, जो परिस्थितियों की परवाह किए बिना व्यवहार का मार्गदर्शन करते हैं। जब जीवन सिद्धांतों पर आधारित होता है, तो कार्य स्वाभाविक रूप से दीर्घकालिक सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। यह अध्याय व्यक्तित्व नीति और चरित्र नीति के बीच अंतर को गहराई से समझाता है। व्यक्तित्व नीति बाहरी दिखावे, व्यवहार और त्वरित समाधानों पर जोर देती है। वहीं चरित्र नीति विकास, ईमानदारी और आंतरिक शक्ति के संवर्धन पर बल देती है। लेखक का तर्क है कि इतिहास के महानतम नेताओं, विचारकों और प्रभावशाली व्यक्तियों ने सफलता इसलिए प्राप्त की क्योंकि उन्होंने अपना जीवन चरित्र नीति पर आधारित किया, यानी दिखावे के बजाय सिद्धांतों पर। वे इस बात पर जोर देते हैं कि पुस्तक में वर्णित 7 आदतें सही तकनीकें नहीं हैं। ये आंतरिक प्रतिबद्धताएं हैं जो किसी व्यक्ति के सोचने, चुनने और दुनिया के साथ बातचीत करने के तरीके को आकार देती हैं। लेखक के अनुसार आदत ज्ञान, कौशल और इच्छा का संगम है। ज्ञान आपको बताता है कि क्या करना है, कौशल आपको सिखाता है कि इसे कैसे करना है, और इच्छा कार्य करने की प्रेरणा देती है। इन तीनों तत्वों के बिना आदत जड़ नहीं पकड़ सकती। इस अध्याय में प्रत्येक व्यक्ति के विकास के विभिन्न चरणों का भी वर्णन किया गया है। निर्भरता, स्वतंत्रता और परस्पर निर्भरता। निर्भरता वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों की आवश्यकता होती है। स्वतंत्रता का अर्थ है अकेले कार्य करने, निर्णय लेने और अपने जीवन का स्वामित्व स्वयं लेने की क्षमता। परस्पर निर्भरता सर्वोच्च स्तर है, दूसरों के साथ इस प्रकार कार्य करने की क्षमता जिससे शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और ऐसे परिणाम प्राप्त होते हैं जो कोई व्यक्ति अकेले हासिल नहीं कर सकता। लेखक का सुझाव है कि सच्ची प्रभावशीलता परस्पर निर्भरता से ही आती है, लेकिन यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की नींव पर आधारित होनी चाहिए। वे बताते हैं कि पुस्तक में वर्णित पहली 3 आदतें व्यक्ति को निर्भरता से स्वतंत्रता की ओर बढ़ने में मदद करती हैं।
ये आदतें आत्मनियंत्रण, व्यक्तिगत जिम्मेदारी और उद्देश्य की स्पष्टता को बढ़ावा देती हैं। अगली 3 आदतें व्यक्ति को स्वतंत्रता से परस्पर निर्भरता की ओर मार्गदर्शन करती हैं। सहयोग करना, संवाद करना और आपसी सफलता का निर्माण करना सिखाती हैं। अंतिम आदत नवीनीकरण, निरंतर विकास सुनिश्चित करती है ताकि व्यक्ति कभी भी सुधार करना बंद न करे। इस अध्याय के समापन पर लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि प्रभावशीलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक अनुशासन है। यह सिद्धांतों पर आधारित आदतों से मजबूत और चरित्र के माध्यम से व्यक्त जीवन जीने का एक तरीका है। ये 7 आदतें एक मार्गदर्शक का काम करती हैं, एक ऐसा मार्ग जो आपको ऐसे व्यक्ति बनने की ओर ले जाता है जिसके कार्य व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों स्तरों पर लगातार सार्थक परिणाम देते हैं। यह अध्याय आगे आने वाली हर बात की दार्शनिक नींव रखता है। यह पाठक को अपने आसपास की दुनिया में बदलाव लाने के बजाय अपने भीतर बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। लेखक के अनुसार यही एकमात्र मार्ग है जो स्थायी प्रभाव की ओर ले जाता है। अध्याय 2 आदत 1 सक्रिय रहें। यह अध्याय लेखक के दृष्टिकोण में पहले बड़े बदलाव की शुरुआत का प्रतीक है, निर्भरता से स्वतंत्रता की ओर बढ़ना। लेखक बताते हैं कि पहली आदत यानी सक्रिय रहना वह आधार है जिस पर बाकी सभी आदतें टिकी हैं। इस आदत के बिना दीर्घकालिक प्रभावशीलता असंभव है। लेखक के अनुसार सक्रियता का अर्थ केवल पहल करना ही नहीं है। इसका अर्थ यह समझना है कि आपका जीवन बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि आपके अपने विकल्पों से आकार लेता है। लेखक एक महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत करते हैं। उद्दीपन और प्रतिक्रिया के बीच एक खाली स्थान होता है। इसी खाली स्थान में चुनाव करने की स्वतंत्रता निहित है। अधिकांश लोग प्रतिक्रियात्मक रूप से जीते हैं। वे मनोदशा, परिस्थितियों या बाहरी दबावों को अपने व्यवहार को निर्देशित करने देते हैं। लेकिन सक्रिय व्यक्ति समझते हैं कि वे अपने निर्णयों के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। वे अपने परिणामों के लिए परिस्थितियों, भाग्य या अन्य लोगों को दोष नहीं देते। इसके बजाय वे स्वीकार करते हैं कि प्रत्येक परिस्थिति में अपनी प्रतिक्रिया चुनने की शक्ति उनके पास है। वह बताते हैं कि प्रतिक्रियावादी लोग ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो नियंत्रण की कमी को दर्शाती है। वे कहते हैं, मैं नहीं कर सकता, मुझे करना ही होगा, या मैं ऐसा ही हूं। उनके शब्दों से यह विश्वास प्रकट होता है कि जीवन उनके द्वारा नियंत्रित नहीं होता, बल्कि उन पर थोपा जाता है। वहीं सक्रिय लोग ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो जिम्मेदारी को सुदृढ़ करती है। वे कहते हैं, मैं चुनता हूं, मैं पसंद करता हूं, या मैं करूंगा। लेखक के अनुसार भाषा में यह बदलाव केवल शाब्दिक नहीं है, यह उस आंतरिक प्रतिमान को प्रकट करता है जिसके अनुसार व्यक्ति कार्य करता है। यह अध्याय इस विचार की पड़ताल करता है कि सक्रियता चरित्र में निहित है। इसके लिए आत्मजागरूकता, विवेक, कल्पनाशीलता और स्वतंत्र इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। ये अद्वितीय मानवीय क्षमताएं व्यक्तियों को अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठने और अपनी दिशा स्वयं तय करने में सक्षम बनाती हैं। लेखक बताते हैं कि लोग अपनी परिस्थितियों से परिभाषित नहीं होते, वे इस बात से परिभाषित होते हैं कि वे उन परिस्थितियों की व्याख्या कैसे करते हैं और उन पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। इसके बाद वे पुस्तक की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक का परिचय देते हैं, चिंता का दायरा और प्रभाव का दायरा।
चिंता के दायरे में वे सभी चीजें शामिल होती हैं जिनके बारे में कोई व्यक्ति चिंतित हो सकता है, राजनीति, अर्थव्यवस्था, दूसरों का व्यवहार या उनके नियंत्रण से परे बाहरी घटनाएं। प्रभाव के दायरे में वे सभी चीजें शामिल होती हैं जिन्हें कोई व्यक्ति सीधे प्रभावित कर सकता है, उनके चुनाव, आदतें, चरित्र और प्रतिक्रियाएं। लेखक के अनुसार प्रतिक्रियाशील व्यक्ति अपना अधिकांश समय चिंता के दायरे पर ध्यान केंद्रित करने में व्यतीत करते हैं। इससे ऊर्जा की बर्बादी होती है और लाचारी की भावना प्रबल होती है। इसके विपरीत सक्रिय व्यक्ति अपना ध्यान प्रभाव क्षेत्र पर केंद्रित करते हैं। वे उन चीजों में निवेश करते हैं जिन पर उनका नियंत्रण होता है। वे अपनी आदतों में सुधार करते हैं, अपने कौशल विकसित करते हैं, अपने चरित्र को मजबूत करते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। परिणामस्वरूप उनका प्रभाव क्षेत्र विस्तृत होता जाता है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि यह शिकायत करने के बजाय कार्रवाई को चुनने का स्वाभाविक परिणाम है। यह अध्याय उत्तरदायित्व के गहन विश्लेषण के साथ आगे बढ़ता है। लेखक समझाते हैं कि उत्तरदायित्व का अर्थ है अपनी प्रतिक्रिया चुनने की क्षमता। इसका अर्थ यह नहीं है कि हर गलती के लिए दोष स्वीकार करना या अपराध बोध महसूस करना, बल्कि इसका अर्थ है अपने व्यवहार की जिम्मेदारी लेना, परिस्थितियों के आगे हार न मानना और आवेगों के बजाय मूल्यों के आधार पर कार्य करना। सक्रिय व्यक्ति सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीते हैं। प्रतिक्रियाशील व्यक्ति भावनाओं के अनुसार जीवन जीते हैं। वे उदाहरण देकर बताते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में सक्रियता कैसे प्रकट होती है। जब कोई सक्रिय व्यक्ति से कठोर शब्दों में बात करता है तो वह नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। वह समझता है कि वह किसी और के व्यवहार से नियंत्रित नहीं होता। जब चुनौतियां आती हैं, तो सक्रिय व्यक्ति पूछते हैं, मैं क्या कर सकता हूं? मैं कैसे योगदान दे सकता हूं? मैं क्या कदम उठा सकता हूं? उनका आंतरिक ध्यान उन्हें समस्याओं के बजाय समाधानों की ओर ले जाता है। इस अध्याय में सक्रियता और प्रतिबद्धताओं के बीच संबंधों का भी विश्लेषण किया गया है। लेखक का सुझाव है कि सक्रिय लोग स्वयं से और दूसरों से किए गए वादों का सम्मान करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उनकी ईमानदारी मजबूत होती है। हर बार जब कोई व्यक्ति अपनी प्रतिबद्धता पूरी करता है, तो वह अपने आत्मनियंत्रण की भावना को मजबूत करता है। हर बार जब वह अपनी प्रतिबद्धता तोड़ता है, तो वह अपनी विश्वसनीयता पर अपने विश्वास को कमजोर करता है। लेखक के अनुसार ईमानदारी ही सक्रियता का आधार है। एक सशक्त उपमा इस विचार को स्पष्ट करती है। लेखक सक्रिय व्यक्तियों की तुलना थर्मोस्टेट से और प्रतिक्रियाशील व्यक्तियों की तुलना थर्मामीटर से करते हैं। थर्मामीटर केवल वातावरण को प्रतिबिंबित करता है, जबकि थर्मोस्टेट वातावरण निर्धारित करता है। सक्रिय व्यक्ति परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया नहीं करते। वे अपने निर्णयों और मूल्यों के आधार पर परिस्थितियां बनाते हैं। अध्याय का समापन पाठक को यह याद दिलाते हुए होता है कि सक्रियता व्यक्तिगत शक्ति की आदत है। यह वह आदत है जो व्यक्ति को अपने जीवन का यात्री बनने से रोकती है और उसे अपना जीवन स्वयं चलाने वाला बनाती है। लेखक के अनुसार यह आदत स्वतंत्रता की शुरुआत है। एक बार जब व्यक्ति प्रतिक्रिया करने के बजाय कार्य करना सीख जाता है, चिंता करने के बजाय प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करना सीख जाता है और मनोदशाओं के बजाय सिद्धांतों को चुनना सीख जाता है, तो वह अन्य सभी प्रभावी आदतों की नींव रख देता है। यह आदत पाठक को जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करती है, बोझ के रूप में नहीं।
बल्कि स्वतंत्रता के रूप में। यह सिखाती है कि जीवन आपके साथ घटित नहीं होता, बल्कि जीवन आपको प्रतिक्रिया देता है। अध्याय 3 आदत 2। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। यह अध्याय इस विचार की पड़ताल करता है कि प्रत्येक प्रभावी जीवन, प्रत्येक सार्थक उपलब्धि और प्रत्येक उद्देश्यपूर्ण कार्य वांछित परिणाम की स्पष्ट दृष्टि से शुरू होता है। लेखक बताते हैं कि आदत 2 व्यक्तियों को अपने जीवन को बिना किसी दिशा के जीने के बजाय जानबूझकर योजनाबद्ध करने के लिए प्रेरित करती है। लेखक के अनुसार लोग अक्सर कड़ी मेहनत करते हैं, व्यस्त रहते हैं और निरंतर प्रयास करते हैं। फिर भी वे खोया हुआ या अधूरा महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात की स्पष्ट समझ नहीं होती कि वे अंततः क्या हासिल करना चाहते हैं। वे एक गहन सिद्धांत का परिचय देते हुए अपनी बात शुरू करते हैं। हर चीज 2 बार सृजित होती है। पहली बार मन में एक आंतरिक खाके के रूप में और फिर भौतिक जगत में क्रिया और क्रियान्वयन के माध्यम से। एक इमारत की नींव ईंट रखे जाने से पहले ही वास्तुकार की कल्पना में होती है। कोई व्यवसाय वास्तविकता में शुरू होने से पहले ही विचार में आकार लेता है। एक सार्थक जीवन को जीने से पहले उसकी कल्पना करना भी आवश्यक है। लेखक का सुझाव है कि व्यक्ति अक्सर पहली सृजन प्रक्रिया को छोड़ देते हैं और सीधे क्रिया में कूद पड़ते हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्रयास दिशाहीन और परिणाम अव्यवस्थित हो जाते हैं। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि लक्ष्य को ध्यान में रखकर शुरुआत करने का मतलब है आगे बढ़ने से पहले अपनी मंजिल तय करना, यह जाने बिना कि आप कहां जाना चाहते हैं। कोई भी उपयोगी कार्य अर्थहीन हो सकता है। कई लोग सफलता की सीढ़ी चढ़ते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वह गलत दीवार के सहारे टिकी हुई थी। लेखक के अनुसार स्पष्टता इस त्रासदी को रोकती है। जब आप अपने मूल्यों, अपनी प्राथमिकताओं और अपने गहरे उद्देश्य को समझते हैं, तो आपके कार्य स्वाभाविक रूप से उन चीजों के अनुरूप हो जाते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। यह अध्याय व्यक्तिगत नेतृत्व के महत्व पर प्रकाश डालता है। लेखक नेतृत्व और प्रबंधन के बीच अंतर स्पष्ट करते हैं। प्रबंधन का अर्थ है दक्षता, कार्यों को सही ढंग से करना। नेतृत्व का अर्थ है दिशा का चुनाव करना, सही कार्यों का चयन करना। कोई व्यक्ति कार्यों, समय सारणी और जिम्मेदारियों के प्रबंधन में अत्यधिक कुशल हो सकता है, लेकिन यदि वह यह प्रश्न नहीं उठाता कि क्या ये कार्य वास्तव में उसके दीर्घकालिक दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं, तो उसमें नेतृत्व की कमी हो सकती है। प्रभावी होने के लिए पहले नेतृत्व और फिर प्रबंधन आवश्यक है। दिशा के बिना सर्वोत्तम प्रबंधन भी किसी सार्थक परिणाम तक नहीं पहुंच पाता। इसके बाद वे एक शक्तिशाली मानसिक अभ्यास प्रस्तुत करते हैं, अपनी विरासत की कल्पना करना। लेखक पाठक को यह सोचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि वे किस प्रकार याद किए जाना चाहते हैं, वे किन गुणों को अपनाना चाहते हैं और दूसरों पर क्या प्रभाव छोड़ना चाहते हैं। यह अभ्यास निराशावादी नहीं है। इसका उद्देश्य दृष्टिकोण को तेज करना है। यह इस बात को स्पष्ट करता है कि वास्तव में क्या मायने रखता है और उन विकर्षणों, दबावों और अपेक्षाओं को उजागर करता है जो अक्सर लोगों को उनके वास्तविक मार्ग से भटका देते हैं। अध्याय में आगे बताया गया है कि व्यक्तिगत दृष्टिकोण मूल्यों पर आधारित होता है। मूल्य दिशा सूचक की तरह होते हैं जो विकल्पों, प्राथमिकताओं और व्यवहार को निर्देशित करते हैं। जब किसी व्यक्ति के कार्य उसके मूल्यों के अनुरूप होते हैं तो उसे ईमानदारी और आंतरिक शांति का अनुभव होता है। जब कार्य मूल्यों के विपरीत होते हैं
तो उसे निराशा और आंतरिक संघर्ष का सामना करना पड़ता है। लेखक के अनुसार कई लोग समाज, परिवार या संस्कृति से ऐसे मूल्य ग्रहण कर लेते हैं जिनकी वे वास्तव में यह जांच नहीं करते कि वे मूल्य उनके इच्छित भविष्य को दर्शाते हैं या नहीं। लक्ष्य को ध्यान में रखकर शुरुआत करने के लिए जानबूझकर चुने गए मूल्यों को पहचानना और उनके प्रति प्रतिबद्ध होना आवश्यक है। वे व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट की शक्ति पर चर्चा करते हैं, जो किसी व्यक्ति के उद्देश्य, मार्गदर्शक सिद्धांतों और दीर्घकालिक दृष्टिकोण की लिखित अभिव्यक्ति है। लेखक इस स्टेटमेंट को जीवन का संविधान बताते हैं। जिस प्रकार कोई राष्ट्र अपने निर्णयों को निर्देशित करने और अपनी पहचान की रक्षा करने के लिए अपने संविधान का उपयोग करता है, उसी प्रकार व्यक्ति अपने मिशन स्टेटमेंट का उपयोग अपने मूल्यों पर अडिग रहने के लिए करते हैं, विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण या भ्रमित करने वाले क्षणों में। मिशन स्टेटमेंट स्वतंत्रता को सीमित नहीं करता, बल्कि स्पष्टता और दिशा प्रदान करके इसे बढ़ाता है। यह अध्याय कल्पना और विवेक के प्रभाव का भी विश्लेषण करता है। कल्पना व्यक्तियों को उनकी वर्तमान परिस्थितियों से परे संभावनाओं की कल्पना करने में सक्षम बनाती है। विवेक उन्हें यह समझने में मदद करता है कि क्या सार्थक, सम्मानजनक और उनके गहरे सिद्धांतों के अनुरूप है। लेखक के अनुसार ये दोनों मानवीय क्षमताएं मिलकर एक ऐसे जीवन को आकार देती हैं जो आवेग के बजाय इरादे से निर्देशित होता है। वह उस आम प्रवृत्ति पर बात करते हैं जिसमें लोग बाहरी ताकतों को अपना जीवन पथ तय करने देते हैं। लोग अक्सर दूसरों, परिवार, नियोक्ता, समाज की अपेक्षाओं के अनुसार जीते हैं या परिस्थितियों को बनाने के बजाय उन पर प्रतिक्रिया करते हैं। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि लक्ष्य को ध्यान में रखकर शुरुआत करने का मतलब है अपने जीवन पर अपना नियंत्रण वापस पाना। इसका अर्थ है सफलता की अपनी परिभाषा चुनना, न कि किसी और की। जब आपका जीवन बाहरी दबाव के बजाय आंतरिक स्पष्टता से निर्देशित होता है, तो आपके निर्णय अधिक शक्तिशाली और शांतिपूर्ण हो जाते हैं। एक उपमा इस बात को और भी स्पष्ट करती है। लेखक एक स्पष्ट लक्ष्यहीन व्यक्ति की तुलना बिना नक्शे के भटकते यात्री से करते हैं। रास्ता कभी सुंदर तो कभी कठिन हो सकता है, लेकिन मंजिल के बिना यात्रा दिशाहीन हो जाती है। नक्शा रखने वाला यात्री बिना किसी उद्देश्य के नहीं चलता, वह आत्मविश्वास से आगे बढ़ता है, यह जानते हुए कि हर कदम उसे उसकी मंजिल के करीब ले जाता है। आदत 2 वही नक्शा प्रदान करती है। अध्याय के अंत में लेखक बताते हैं कि लक्ष्य को ध्यान में रखकर शुरुआत करने से दैनिक जीवन में बदलाव आता है। निर्णय लेना आसान हो जाता है क्योंकि वे उद्देश्य से प्रेरित होते हैं। प्राथमिकताएं स्पष्ट हो जाती हैं क्योंकि वे दीर्घकालिक मूल्यों के अनुरूप होती हैं। चुनौतियां प्रबंधनीय हो जाती हैं क्योंकि वे अब यात्रा को परिभाषित नहीं करती, वे केवल उसे आकार देती हैं। लेखक के अनुसार यह आदत व्यक्तियों को सोच समझकर जीने, सचेत रूप से चुनाव करने और अपने इच्छित लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने की शक्ति देती है। यह पाठक को अपने जीवन का नेतृत्व संभालने के लिए प्रेरित करता है, जिससे वे वास्तविक अनुभव को साकार करने से पहले मानसिक खाका तैयार कर सकें। जब अंत स्पष्ट हो जाता है तो आगे का रास्ता अपने आप प्रकट हो जाता है। अध्याय 4 आदत 3 सबसे पहले महत्वपूर्ण चीजों को प्राथमिकता दें। यह अध्याय आदत 2 में बनी दृष्टि को दैनिक कार्यों में परिवर्तित करता है। यदि आदत 1 अपने विकल्पों की जिम्मेदारी लेने के बारे में है और आदत 2 अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के बारे में है,
तो आदत 3 अपने जीवन को उन चीजों के अनुरूप प्रबंधित करने के बारे में है जो वास्तव में मायने रखती हैं। लेखक बताते हैं कि प्रभावशीलता अधिक काम करने से नहीं, बल्कि सही काम करने से प्राप्त होती है। उनके अनुसार व्यक्ति अक्सर अपने दिन को जल्दबाजी, शोर और गतिविधियों से भर देते हैं, फिर भी अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों की ओर बहुत कम प्रगति कर पाते हैं क्योंकि वे महत्व के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित करने में विफल रहते हैं। लेखक नेतृत्व और प्रबंधन के बीच अंतर को उजागर करते हुए शुरुआत करते हैं। नेतृत्व यह तय करता है कि पहले क्या करना है। प्रबंधन यह सुनिश्चित करता है कि वे कार्य पूरे हों। तीसरी आदत अनुशासित कार्रवाई का अभ्यास है। ध्यान भटकाने वाली चीजों, दबावों और अन्य मांगों के बावजूद अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताओं को पूरा करने का चुनाव करना। वे बताते हैं कि कई लोग प्रतिक्रियात्मक रूप से जीते हैं, जो कुछ भी तत्काल आवश्यक लगता है उस पर प्रतिक्रिया करते हैं, बजाय इसके कि वे वास्तव में सार्थक चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। इसके बाद वे समय प्रबंधन मैट्रिक्स का परिचय देते हैं, जो गतिविधियों को 4 श्रेणियों में बांटता है। अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण, अत्यावश्यक लेकिन अत्यावश्यक, महत्वपूर्ण लेकिन अत्यावश्यक नहीं, और न अत्यावश्यक और न महत्वपूर्ण। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि दूसरी श्रेणी, महत्वपूर्ण लेकिन अत्यावश्यक नहीं, वही है जहां वास्तविक प्रभावशीलता का निर्माण होता है। यह योजना बनाने, संबंध स्थापित करने, दीर्घकालिक विकास, रोकथाम और उद्देश्यपूर्ण विकास का क्षेत्र है। फिर भी अधिकांश लोग इस श्रेणी की उपेक्षा करते हैं क्योंकि अत्यावश्यक मामले, चाहे वे कितने भी मामूली क्यों न हो, उनका ध्यान आकर्षित करते हैं। लेखक के अनुसार क्वाड्रेंट 2 की गतिविधियों को प्राथमिकता देने की क्षमता ही आदत 3 का सार है। इसके लिए ध्यान भटकाने वाली चीजों को न कहने का साहस, प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का अनुशासन और दीर्घकालिक संतुष्टि में वास्तव में योगदान देने वाली चीजों को पहचानने की बुद्धिमत्ता आवश्यक है। लोग अक्सर इसलिए अभिभूत महसूस करते हैं क्योंकि उनका जीवन स्वाभाविक रूप से अव्यवस्थित नहीं होता, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपने समय और ऊर्जा के लिए सीमाएं निर्धारित नहीं की होती हैं। आदत 3 नियंत्रण वापस पाने का एक तरीका प्रदान करती है। यह अध्याय व्यक्तिगत प्रबंधन की अवधारणा पर केंद्रित है। लेखक बताते हैं कि प्रभावी लोग आवेगों के बजाय सिद्धांतों के आधार पर अपने जीवन की योजना बनाते हैं। उनकी दिनचर्या उनके मूल्यों को दर्शाती है, न कि दूसरों के उद्देश्यों को। वे समझते हैं कि समय सीमित है और यदि वे इसकी रक्षा नहीं करेंगे तो दूसरे इसे बर्बाद कर देंगे। लेखक के अनुसार हर हाँ किसी और चीज के लिए ना भी होती है। इस संतुलन को समझना सचेत जीवन जीने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे क्रियान्वयन में ईमानदारी के महत्व पर चर्चा करते हैं। एक बार प्राथमिकताएं निर्धारित हो जाने पर उन्हें पूरा करना सम्मान की बात बन जाती है। दूसरों से किए गए वादों को निभाना विश्वास को मजबूत करता है। स्वयं से किए गए वादों को निभाना आत्मसम्मान को बढ़ाता है। लेखक का कहना है कि व्यक्तिगत ईमानदारी छोटे छोटे कार्यों से बनती है। जो आपने कहा है उसे करना, भले ही वह असुविधाजनक हो जाए। यह अनुशासन आंतरिक सामंजस्य और आत्मविश्वास पैदा करता है। इस अध्याय में इच्छा शक्ति की भूमिका पर भी जोर दिया गया है। लेखक के अनुसार इच्छा शक्ति जीवन में आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कोई ताकत नहीं है। यह प्राथमिकताओं की रक्षा करने का एक साधन है। यह व्यक्तियों को प्रलोभनों,
भटकावों और भावनात्मक आवेगों का विरोध करने में मदद करती है, जो उन्हें उनके दीर्घकालिक लक्ष्य से दूर ले जाते हैं। लेखक का सुझाव है कि इच्छा शक्ति का विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसके लिए विश्राम, नवीनीकरण और बार बार अभ्यास की आवश्यकता होती है। वे प्रतिनिधिमंडल के सिद्धांत की पड़ताल करते हैं, कार्यों का बोझ कम करने के तरीके के रूप में नहीं, बल्कि व्यक्तिगत प्रभावशीलता बढ़ाने की विधि के रूप में। लेखक के अनुसार प्रभावी प्रतिनिधिमंडल विधियों के बजाय परिणामों पर आधारित होता है। प्रक्रिया के सूक्ष्म प्रबंधन के बजाय एक नेता परिणाम पर ध्यान केंद्रित करता है और दूसरों को अपने विवेक का उपयोग करने के लिए सशक्त बनाता है। यह दृष्टिकोण विश्वास, विकास और तालमेल को बढ़ावा देता है। यह नेता को उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की स्वतंत्रता भी देता है जिन्हें वास्तव में उनके ध्यान की आवश्यकता होती है। यह अध्याय जीवन की तुलना पत्थरों, कंकरों और रेत से भरे एक घड़े से करने वाले रूपक के साथ गहराई प्रदान करता है। पत्थर सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं: परिवार, स्वास्थ्य, उद्देश्य, रिश्ते, सार्थक कार्य। कंकड़ उन जिम्मेदारियों और गतिविधियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो मायने रखती हैं लेकिन अनिवार्य नहीं हैं। रेत छोटे मोटे कार्यों और दैनिक भटकावों का प्रतिनिधित्व करती है। यदि घड़े को पहले रेत से भर दिया जाए तो पत्थरों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी, लेकिन यदि पत्थर पहले डाले जाएं, तो बाकी सब कुछ उनके चारों ओर समा सकता है। आदत 3 व्यक्तियों को पहले पत्थर डालने की सीख देती है। वे अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण के बीच अंतर पर भी चर्चा करते हैं। अत्यावश्यक मामलों पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता होती है। महत्वपूर्ण मामले दीर्घकालिक मूल्यों और लक्ष्यों में योगदान करते हैं। लेखक बताते हैं कि कई लोग अत्यावश्यकता को महत्व समझ लेते हैं क्योंकि अत्यावश्यकता बहुत तीव्र प्रतीत होती है, लेकिन प्रभावी होने के लिए शांत शक्ति की आवश्यकता होती है, यानी अत्यावश्यकता के शोरगुल के बावजूद भी महत्व को चुनने की क्षमता। अध्याय के अंत में लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि आदत 3 व्यक्तिगत नेतृत्व की व्यावहारिक अभिव्यक्ति है। यहीं पर दूरदृष्टि वास्तविकता में बदल जाती है। यहीं पर इरादे व्यवहार में परिवर्तित हो जाते हैं। यहीं पर व्यक्ति सहजता से जीने के बजाय योजनाबद्ध तरीके से जीना चुनता है। लेखक के अनुसार जरूरी चीजों को प्राथमिकता देना समय प्रबंधन की तकनीक नहीं है, बल्कि यह जीवन प्रबंधन का एक दर्शन है। यह आदत पाठक को प्रतिक्रियात्मक नहीं, बल्कि उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। यह सिखाती है कि प्रभावशीलता दैनिक कार्यों को दीर्घकालिक उद्देश्य के साथ संरेखित करने से आती है। जब कोई व्यक्ति लगातार उन चीजों को चुनता है जो उसके लिए सबसे अधिक मायने रखती हैं, तो उसका जीवन उसके गहरे मूल्यों और उच्चतम आकांक्षाओं का प्रतिबिंब बन जाता है। अध्याय 5 आदत 4 जीत जीत की सोच रखें। लेखक के दृष्टिकोण में चौथी आदत एक महत्वपूर्ण मोड़ है। पहली 3 आदतें व्यक्तिगत विजय के बारे में थीं: स्वयं में स्वतंत्रता, स्पष्टता और अनुशासन विकसित करना। चौथी आदत परस्पर निर्भरता पर ध्यान केंद्रित करती है। यह मानती है कि दीर्घकालिक सफलता, प्रभाव और संतुष्टि इस बात पर निर्भर करती है कि हम अन्य लोगों के साथ कितनी प्रभावी ढंग से काम करते हैं। लेखक समझाते हैं कि रिश्ते प्रतिस्पर्धा या एक तरफा लाभ से नहीं, बल्कि ऐसी मानसिकता से पनपते हैं जिसमें शामिल सभी लोगों को लाभ होता है। वे सबसे पहले यह परिभाषित करते हैं कि वास्तव में विन विन का क्या अर्थ है। इसका अर्थ केवल अच्छा व्यवहार करना या झुक जाना नहीं है।
यह दूसरों को अपनी बात मनवाने के लिए हेरफेर करने की कोई चालाक रणनीति भी नहीं है। विन विन एक मूलभूत चरित्र आधारित दर्शन है जो पारस्परिक लाभ की तलाश करता है। लेखक के अनुसार यह मानसिकता 3 आवश्यक गुणों से विकसित होती है: सत्यनिष्ठा, परिपक्वता और प्रचुरता की मानसिकता। सत्यनिष्ठा व्यक्ति को अपने मूल्यों के साथ संरेखित रखती है। परिपक्वता उन्हें दूसरों का ध्यान रखते हुए अपनी भावनाओं और विश्वासों को व्यक्त करने की अनुमति देती है। प्रचुरता की मानसिकता यह विश्वास है कि सफलता, पहचान और अवसर सभी के लिए पर्याप्त हैं। लेखक विन विन जीत जीत की तुलना अन्य संबंधपरक प्रतिमानों से करते हैं: जीत हार, हार जीत, हार हार। जीत और जीत जीत या कोई समझौता नहीं। जीत हार जीवन को एक प्रतियोगिता के रूप में देखती है, जहां एक व्यक्ति की जीत दूसरे की हार पर निर्भर करती है। हार जीत आत्मसम्मान की कीमत पर शांति बनाए रखने को प्राथमिकता देती है। हार हार एक विनाशकारी मानसिकता को दर्शाती है, जहां प्रगति से अधिक संघर्ष महत्वपूर्ण हो जाता है। केवल जीत की मानसिकता दूसरों पर पड़ने वाले प्रभाव को अनदेखा करती है। और विन विन या कोई समझौता नहीं, दोनों पक्षों को पारस्परिक लाभ न होने पर अलग होने की अनुमति देता है। लेखक के विचार में विन विन ही एकमात्र ऐसा प्रतिमान है जो स्वस्थ संबंधों और दीर्घकालिक सहयोग को बनाए रखने में सक्षम है। वे अभाव की सोच की जड़ों का पता लगाकर इस व्याख्या को और अधिक गहराई से समझाते हैं। कई लोग यह मानते हुए बड़े होते हैं कि जीवन एक शून्य योग खेल है। स्वीकृति, सफलता, प्रेम और उपलब्धियां सीमित प्रतीत होती हैं, इसलिए लोग इनकी रक्षा करते हैं, इनके लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और इन्हें खोने से डरते हैं। लेखक बताते हैं कि यह अभाव की मानसिकता ईर्ष्या, तुलना, अविश्वास और संघर्ष के लिए जिम्मेदार है। इसके विपरीत प्रचुरता की मानसिकता उदारता, आत्मविश्वास और खुलेपन को जन्म देती है। इस मानसिकता वाले लोग मानते हैं कि अधिक मूल्य सृजित करने से सभी को लाभ होता है। इसके बाद अध्याय पारस्परिक लाभ वाले संबंधों के लिए आवश्यक भावनात्मक आधार पर केंद्रित होता है। लेखक के अनुसार विश्वास परस्पर निर्भरता की आधारशिला है। विश्वास तब बढ़ता है जब इरादे और व्यवहार समय के साथ लगातार मेल खाते हैं। पारस्परिक लाभ वाले संबंधों का अभ्यास करने वाले लोग दूसरों के नुकसान पर लाभ नहीं उठाते। वे ईमानदार, पारदर्शी और भरोसेमंद होते हैं और ऐसे संबंध बनाते हैं जो तनाव और असहमति का सामना कर सकें। जब विश्वास मजबूत होता है तो सहयोग स्वाभाविक हो जाता है। जब यह कमजोर होता है तो साधारण बातचीत भी मुश्किल हो जाती है। लेखक बताते हैं कि प्रभावी रिश्ते साहस और विचारशीलता के संतुलन पर निर्भर करते हैं। साहस व्यक्ति को बिना किसी संकोच के अपनी जरूरतों, लक्ष्यों और मूल्यों की वकालत करने की शक्ति देता है। विचारशीलता उन्हें दूसरों की जरूरतों को समझने और उनका सम्मान करने में सक्षम बनाती है। एक जीत हार वाले व्यक्ति में साहस तो हो सकता है, लेकिन विचारशीलता नहीं। एक हार जीत वाले व्यक्ति में विचारशीलता तो हो सकती है, लेकिन साहस नहीं। जीत जीत वाले रिश्ते में दोनों का होना जरूरी है। वे भावनात्मक बैंक खाते की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं, एक रूपक जो दर्शाता है कि जमा और निकासी किस प्रकार रिश्तों में विश्वास को प्रभावित करते हैं। जमा में दयालुता, ईमानदारी, वादे निभाना, ईमानदारी से माफी मांगना और समझने की कोशिश करना शामिल हैं। निकासी अधीरता, वादे तोड़ना, आलोचना और अनादर के माध्यम से होती है।
उच्च शेष राशि वाला रिश्ता मतभेदों को सहन कर सकता है। कम शेष राशि वाला रिश्ता दबाव में टूट जाता है। लगातार पारस्परिक लाभ का अभ्यास करने से निरंतर जमा होता रहता है। लेखक इस बात पर विस्तार से चर्चा करते हैं कि प्रणालियां और संरचनाएं व्यवहार को कैसे प्रभावित करती हैं। उनका तर्क है कि प्रतिस्पर्धा, सीमित पुरस्कारों या अस्पष्ट अपेक्षाओं पर आधारित वातावरण अनजाने में ही जीत हार वाले परिणामों को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके विपरीत सहयोग, पारदर्शिता और साझा सफलता को प्रोत्साहित करने वाले वातावरण स्वाभाविक रूप से जीत जीत वाली सोच को बढ़ावा देते हैं। संगठनों, परिवारों और स्कूलों को अपने प्रोत्साहनों को अल्पकालिक विजयों के बजाय दीर्घकालिक सहयोग के अनुरूप ढालना चाहिए। अध्याय में गहराई तब आती है जब लेखक यह समझाते हैं कि पारस्परिक बातचीत में विन विन सिद्धांत कैसे लागू होता है। सच्ची बातचीत का मतलब दूसरे पक्ष पर हावी होना नहीं है। इसका मतलब है अपनी अपनी बातों के पीछे छिपे हितों को उजागर करना। जब दोनों पक्ष अपने वास्तविक मूल्यों को स्पष्ट रूप से बताते हैं तो रचनात्मक समाधान निकलते हैं। विन विन विचारक ध्यान से सुनते हैं, बिना किसी बचाव के सवाल पूछते हैं और विकल्पों के लिए खुले रहते हैं। वे प्रतिस्पर्धा करने के बजाय सहयोग करते हैं। इससे तुरंत समझौता होने की गारंटी नहीं मिलती, लेकिन यह सुनिश्चित होता है कि प्रक्रिया में दोनों पक्षों का सम्मान हो। वे बताते हैं कि विन विन का मतलब यह नहीं है कि हर किसी को हमेशा वही मिले जो वे चाहते हैं। इसका मतलब है कि बातचीत के बाद हर कोई सम्मानित, मूल्यवान और उचित व्यवहार का अनुभव करे। इसका मतलब है कि समाधान रिश्तों को मजबूत करने के लिए बनाए जाते हैं, न कि उन्हें कमजोर करने के लिए। लेखक के अनुसार जब लोग विन विन सोच विकसित करना सीख जाते हैं तो संघर्ष खतरे से बदलकर साझा विकास के अवसर बन जाते हैं। लेखक पारस्परिक लाभ के दृष्टिकोण के सांस्कृतिक प्रभाव पर भी प्रकाश डालते हैं। जब समुदाय प्रचुरता और पारस्परिक लाभ के आधार पर कार्य करते हैं तो रचनात्मकता का विस्तार होता है। लोग विचारों, संसाधनों और अवसरों को साझा करने के लिए अधिक इच्छुक हो जाते हैं। नवाचार में वृद्धि होती है क्योंकि व्यक्ति एक दूसरे से बचाव नहीं करते, बल्कि एक व्यापक उद्देश्य की ओर सहयोग करते हैं। अध्याय के समापन की ओर बढ़ते हुए लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि पारस्परिक लाभ की अवधारणा कोई तकनीक नहीं है। यह चरित्र पर आधारित जीवन शैली है। इसके लिए आत्मजागरूकता, भावनात्मक परिपक्वता और सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता आवश्यक है। यह पारस्परिक सफलता में वास्तविक विश्वास से उत्पन्न होनी चाहिए, न कि केवल सहमति जताने की इच्छा से। यह मानसिकता परिवारों को मजबूत बनाती है, मित्रता को गहरा करती है, कार्यस्थलों को बेहतर बनाती है और बातचीत के तरीकों को बदल देती है। चौथी आदत यह सिखाती है कि परस्पर निर्भर दुनिया में प्रभावशीलता प्रतिस्पर्धा की नहीं, बल्कि सहयोग पर आधारित होती है। जीत जीत की सोच रखने वाले लोग दूसरों को बाधा नहीं बल्कि साझेदार मानते हैं। वे समझते हैं कि साझा सफलता कई गुना बढ़ जाती है। व्यक्तिगत लाभ के बजाय पारस्परिक लाभ को चुनकर वे विश्वास, सम्मान और साझा उद्देश्य पर आधारित संबंध बनाते हैं। अध्याय 6 आदत 5 पहले समझने का प्रयास करें, फिर समझाए जाने का प्रयास करें। आदत 5 मानवीय संबंधों की सबसे गहरी चुनौतियों में से एक का समाधान करती है। वास्तविक समझ पैदा करने वाले तरीके से संवाद करने का संघर्ष। लेखक बताते हैं कि अधिकांश लोग समझने के इरादे से नहीं बल्कि जवाब देने के इरादे से सुनते हैं। वे बोलने की अपनी बारी का इंतजार करते हैं।
हर बात को अपने अनुभवों के आधार पर परखते हैं और अपनी धारणाओं को दूसरों पर थोप देते हैं। परिणाम स्वरूप बातचीत सही, तनावपूर्ण या पूरी तरह से अप्रभावी हो जाती है। आदत 5 के लिए हमारे सुनने, समझने और प्रतिक्रिया देने के तरीके में बदलाव की आवश्यकता है। लेखक अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से दुनिया को समझने की स्वाभाविक प्रवृत्ति का वर्णन करते हुए शुरुआत करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने पालन पोषण, मान्यताओं, भावनाओं और पिछले अनुभवों से निर्मित एक ढांचा रखता है। यही ढांचा वह लेंस बन जाता है जिसके माध्यम से वे दूसरों को समझते हैं। इसी कारण एक ही शब्द सुनने वाले दो लोग पूरी तरह से अलग अलग अर्थ समझ सकते हैं। लेखक के अनुसार यही कारण है कि सच्ची बातचीत में सहानुभूति आवश्यक है। अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से बाहर निकलकर क्षण भर के लिए दूसरे व्यक्ति की दुनिया में प्रवेश करने की क्षमता। 5वीं आदत का मूल तत्व सहानुभूतिपूर्ण श्रवण है। लेखक बताते हैं कि सहानुभूतिपूर्ण श्रवण निष्क्रियता नहीं है। इसमें ध्यानपूर्वक उपस्थित रहना, गहरी जिज्ञासा और क्षण भर के लिए अपने विचारों को एक तरफ रखने की तत्परता शामिल है। श्रोता का उद्देश्य न केवल बोले गए शब्दों को समझना होता है, बल्कि उन शब्दों के पीछे छिपी भावनाओं, उद्देश्यों और चिंताओं को भी समझना होता है। सहानुभूतिपूर्ण श्रवण ईमानदारी के लिए स्थान बनाता है। यह वक्ता को मूल्यवान और सुरक्षित महसूस कराता है। जब कोई व्यक्ति वास्तविक समझ का अनुभव करता है, तो वह स्वाभाविक रूप से अधिक खुला, अधिक सहयोगी और दूसरों के दृष्टिकोण पर विचार करने के लिए अधिक इच्छुक हो जाता है। लेखक सहानुभूतिपूर्ण श्रवण की तुलना 4 सामान्य प्रकार के खराब श्रवण से करते हैं। छानना, निर्णय लेना, सलाह देना और पूर्वाभ्यास करना। छानने का अर्थ है केवल वही सुनना जो अपने विचारों की पुष्टि करता हो। निर्णय लेने का अर्थ है समय से पहले ही मूल्यांकन कर लेना। सलाह देने का अर्थ है समस्या को समझने से पहले ही समाधान प्रस्तुत करना। पूर्वाभ्यास करने का अर्थ है वक्ता पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय प्रतिक्रिया तैयार करना। ये आदतें विश्वास को कमजोर करती हैं, गलतफहमियां पैदा करती हैं और सार्थक संबंध स्थापित होने से रोकती हैं। सहानुभूतिपूर्ण श्रवण स्वयं से ध्यान हटाकर दूसरे व्यक्ति पर केंद्रित करके इन बाधाओं को दूर करता है। वे बताते हैं कि अधिकतर लोग आत्मकथात्मक शैली में संवाद करते हैं। वे अपनी कहानियां, भय या पसंद दूसरों पर थोप देते हैं। जब कोई व्यक्ति पीड़ा, निराशा या उलझन व्यक्त करता है, तो सुनने वाला अक्सर तुलना, सलाह या व्यक्तिगत किस्से सुनाकर जवाब देता है। हालांकि ये प्रतिक्रियाएं अच्छे इरादों से दी जाती हैं, लेकिन ये वक्ता की वास्तविकता को नजरअंदाज कर देती हैं। प्रभावी संचार के लिए अपनी कहानी थोपने की प्रवृत्ति का विरोध करना आवश्यक है। इसके बजाय इसमें तब तक सुनना शामिल है जब तक कि वक्ता को यह महसूस न हो जाए कि उसकी बात पूरी तरह से सुनी गई है। लेखक सहानुभूतिपूर्ण श्रवण को मनोवैज्ञानिक ऑक्सीजन के समान बताते हैं। जब लोगों को समझा जाता है, तो वे शांत, स्पष्ट और अधिक ग्रहणशील हो जाते हैं। संघर्ष कम हो जाते हैं, गलतफहमियां दूर हो जाती हैं, विश्वास बढ़ता है। परिवारों में सहानुभूतिपूर्ण श्रवण माता-पिता और बच्चों, पति पत्नी और भाई बहनों के बीच संबंधों को मजबूत करता है। कार्यस्थलों में यह तनाव को कम करता है, अपेक्षाओं को स्पष्ट करता है और सहयोग को बेहतर बनाता है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि सहानुभूतिपूर्ण श्रवण का अभ्यास करने वाले नेता अधिक प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि वे ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां लोग
सम्मानित और मूल्यवान महसूस करते हैं। समझ के बाद अभिव्यक्ति आती है। लेखक बताते हैं कि एक बार सहानुभूतिपूर्ण सुनने से विश्वास पैदा हो जाने पर व्यक्ति स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ अपना दृष्टिकोण व्यक्त कर सकता है। यह आदत 5 का दूसरा भाग है, फिर समझा जाना। जब लोग महसूस करते हैं कि उनकी बात सुनी जा रही है, तो वे सुनने के लिए अधिक इच्छुक हो जाते हैं। जब भावनात्मक तनाव कम होता है, तो तर्क वितर्क संभव हो जाता है। जब समझ स्थापित हो जाती है, तो संचार रक्षात्मक से रचनात्मक हो जाता है। लेखक स्पष्ट करते हैं कि अपनी बात कहना किसी पर हावी होना या उसे मनाना नहीं है। इसका अर्थ है अपनी जरूरतों, सीमाओं और इरादों को सम्मानपूर्वक व्यक्त करना। इसका अर्थ है सहयोग के लिए तैयार रहते हुए वांछित परिणामों को बताना। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि समझ और अभिव्यक्ति दोनों ही ईमानदारी और सत्यनिष्ठा पर आधारित होनी चाहिए। जब कोई अपनी सच्ची चिंताओं को छुपाता है या बनावटी भाषा का प्रयोग करता है, तो संवाद की शक्ति कम हो जाती है। प्रामाणिकता को जन्म देती है। वे इस विचार को आगे बढ़ाते हुए बताते हैं कि आदत 5 समस्या समाधान को कैसे बदल देती है। जब लोग पहले समझने की कोशिश करते हैं, तो वे किसी भी स्थिति को कई दृष्टिकोणों से देखते हैं। वे उन गहरे मुद्दों को उजागर करते हैं जो आम बातचीत में सामने नहीं आते। वे साझा लक्ष्यों की पहचान करते हैं। वे भावनात्मक बाधाओं को समझते हैं। आपसी समझ से ऐसे समाधान निकलते हैं जिन्हें कोई भी पक्ष अकेले नहीं बना सकता था। लेखक का कहना है कि यह सहयोगात्मक दृष्टिकोण विशेष रूप से विवाह, साझेदारी और दीर्घकालिक मित्रता में महत्वपूर्ण है, जहां बार बार होने वाली गलतफहमियां रिश्ते को धीरे धीरे कमजोर कर सकती हैं। लेखक यह भी समझाते हैं कि सहानुभूतिपूर्ण सुनने के लिए धैर्य आवश्यक है। लोग अक्सर परत दर परत बोलते हैं। शुरुआती शब्द संशयपूर्ण या अस्पष्ट हो सकते हैं। जैसे जैसे विश्वास बढ़ता है, गहरे सत्य सामने आते हैं। इन परतों को समझने के लिए शांत भाव और बिना किसी पूर्वाग्रह के सुनने की इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। कई संघर्ष इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि एक या दोनों व्यक्ति बहुत जल्दी प्रतिक्रिया देते हैं। आदत 5 प्रतिक्रिया को धीमा करने और समझने की प्रक्रिया को तेज करने की बात करती है। इसके बाद अध्याय अधिक दार्शनिक दिशा में आगे बढ़ता है। लेखक का प्रस्ताव है कि सुनना केवल एक संचार कौशल नहीं बल्कि एक चरित्र गुण है। यह विनम्रता को दर्शाता है, यह स्वीकार करना कि व्यक्ति सब कुछ नहीं जानता। यह सम्मान को दर्शाता है, दूसरे के अनुभव को महत्व देने की इच्छा। यह साहस को दर्शाता है, समाधानों में भागने के बजाय असुविधा को सहन करने की शक्ति। लेखक के अनुसार जो व्यक्ति इस आदत में महारत हासिल कर लेते हैं, वे किसी भी वातावरण में शक्तिशाली प्रभाव डालते हैं, क्योंकि वे भ्रम की स्थिति में स्पष्टता और तनाव की स्थिति में शांति लाते हैं। वे यह दर्शाते हैं कि सच्चा प्रभाव कभी भी बोलने से शुरू नहीं होता। प्रभाव समझ से शुरू होता है। लोग उनका अनुसरण करते हैं जो उन्हें समझते हैं। बच्चे उन माता पिता की बात सुनते हैं जो उनकी बात सुनते हैं। टीमें उन नेताओं का अनुसरण करती हैं जो उनकी चुनौतियों को समझते हैं। साझेदार उन पर भरोसा करते हैं जो सही बातों से परे जाकर गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। इसलिए आदत 5 सभी प्रभावी परस्पर निर्भरता की नींव है। अध्याय के समापन के करीब आते हुए
लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि सहानुभूतिपूर्ण सुनना सहमति की गारंटी नहीं देता, यह जुड़ाव की गारंटी देता है। यह एक ऐसा मजबूत पुल बनाता है जिस पर असहमति भी रिश्ते को तोड़े बिना पार हो सकती है। एक बार यह पुल बन जाने पर अभिव्यक्ति अधिक सुरक्षित हो जाती है, बातचीत अधिक रचनात्मक हो जाती है और सहयोग की संभावना बढ़ जाती है। पांचवी आदत यह सिखाती है कि संचार आवाजों का संघर्ष नहीं, बल्कि साझा समझ की खोज है। जब लोग ध्यान से सुनते हैं तो वे सत्य के लिए स्थान बनाते हैं। जब वे स्पष्ट रूप से अपनी बात कहते हैं तो वे सहयोग को आमंत्रित करते हैं। जब वे इन दोनों का निरंतर अभ्यास करते हैं तो वे अपने संपर्क में आने वाले हर रिश्ते की गुणवत्ता में बदलाव लाते हैं। अध्याय 7 आदत 6 तालमेल बिठाना। छठी आदत सच्ची परस्पर निर्भरता की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। यह वह आदत है जहां व्यक्तिगत शक्तियां मिलकर ऐसे परिणाम उत्पन्न करती हैं जो किसी एक व्यक्ति के अकेले हासिल करने की क्षमता से कहीं अधिक होते हैं। लेखक तालमेल को एक शक्तिशाली, लगभग परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं जो तब उत्पन्न होती है जब लोग खुलेपन, विश्वास और रचनात्मकता के साथ सहयोग करते हैं। मूल रूप से तालमेल केवल सहयोग नहीं है, यह कुछ नया, कुछ बेहतर, कुछ अद्वितीय रूप से संभव का निर्माण है, क्योंकि विभिन्न दृष्टिकोण प्रतिरोध के बजाय सम्मान के साथ मिलते हैं। लेखक यह समझाते हुए शुरुआत करते हैं कि तालमेल वहीं पनपता है जहां मतभेदों का सम्मान किया जाता है, न कि उनसे डरा जाता है। अधिकांश लोग अपने विचारों की रक्षा करने की प्रवृत्ति रखते हैं। वे सहमति चाहते हैं, संघर्ष से बचते हैं या अपने विचार थोपने का प्रयास करते हैं। यह स्वाभाविक रक्षात्मकता रचनात्मकता को सीमित करती है। तालमेल के लिए विपरीत मानसिकता की आवश्यकता होती है। यह विचारों की विविधता को आमंत्रित करता है, विपरीत मतों को स्वीकार करता है और असहमति को बाधा नहीं बल्कि नवाचार का द्वार मानता है। लेखक के अनुसार जब व्यक्ति मतभेदों की सराहना करना सीखते हैं तो वे दुनिया के बारे में अपनी समझ का विस्तार करते हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि तालमेल पिछली आदतों की नींव पर बनता है। सक्रिय व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण रखते हैं। जो लोग लक्ष्य को ध्यान में रखकर शुरुआत करते हैं उनके पास सही दिशा होती है। जो लोग जरूरी चीजों को प्राथमिकता देते हैं वे अपनी प्राथमिकताओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करते हैं। जो लोग पारस्परिक लाभ की सोच रखते हैं वे विश्वास और आपसी सम्मान का निर्माण करते हैं। जो लोग पहले समझने की कोशिश करते हैं वे गहरी भावनात्मक सुरक्षा का निर्माण करते हैं। जब ये सभी तत्व एक साथ आते हैं तभी तालमेल संभव हो पाता है। इनके बिना सहयोग सतही और सीमित रह जाता है। लेखक बताते हैं कि सच्ची जिज्ञासा की उपस्थिति में अक्सर तालमेल पैदा होता है। जब लोग दूसरों के विचारों में ईमानदारी से रुचि रखते हैं तो वे नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। जिज्ञासा रक्षात्मकता को दूर करती है। यह सम्मान का संकेत देती है। यह गहन संवाद का द्वार खोलती है। इसके विपरीत जब लोग केवल अपने दृष्टिकोण का बचाव करने के लिए सुनते हैं तो रचनात्मकता रुक जाती है। तालमेल के लिए यह कहने का साहस आवश्यक है, हो सकता है कि मैं पूरी बात न समझ पाऊं, कृपया मुझे अपना पक्ष समझने में मदद करें। वे तालमेल को तीसरे विकल्प की खोज के रूप में वर्णित करते हैं। यह अवधारणा आदत 6 का केंद्र बिंदु है। मेरे तरीके या आपके
तरीके में से किसी एक को चुनने के बजाय। तीसरा विकल्प एक ऐसा समाधान है जिसकी कल्पना मूल रूप से किसी ने नहीं की थी, फिर भी दोनों इसे अपने शुरुआती विचारों से बेहतर पाते हैं। लेखक के विचार में तीसरा विकल्प ही वह स्थान है जहां परस्पर निर्भरता का असली जादू प्रकट होता है। यह वह स्थान है जहां रचनात्मकता पनपती है, क्योंकि व्यक्ति अपनी शक्तियों का आपस में प्रतिस्पर्धा करने के बजाय उन्हें संयोजित करते हैं। इसे समझाने के लिए लेखक यह बताते हैं कि संघर्ष अक्सर असंगत लक्ष्यों से नहीं बल्कि कठोर सोच से उत्पन्न होते हैं। जब दो लोग अपनी अपनी राय पर अड़े रहते हैं तो समझौता करना ही एकमात्र विकल्प होता है। समझौता संघर्ष को कम कर सकता है, लेकिन इससे शायद ही कभी उत्कृष्टता प्राप्त होती है। इसमें दोनों पक्षों को कुछ न कुछ छोड़ना पड़ता है। तालमेल इससे अलग है। यह संभावनाओं को विभाजित करने के बजाय उनका विस्तार करने का प्रयास करता है। तालमेल किसी चीज को छोटा करने के बजाय उसे और बड़ा बनाता है। वे बताते हैं कि तालमेल के लिए पूर्ण सामंजस्य आवश्यक नहीं है। यह अक्सर तनाव से उत्पन्न होता है। जब भिन्न विचार सम्मानपूर्वक टकराते हैं तो वे नवाचार को जन्म देते हैं। यह रचनात्मक तनाव तभी संभव है जब लोग एक दूसरे पर इतना भरोसा करते हैं कि वे ईमानदार, खुले और संवेदनशील हो सकें। लेखक के अनुसार जो वातावरण संघर्ष को दबाता है वह रचनात्मकता को भी दबाता है। सम्मान से निर्देशित स्वस्थ असहमति तालमेल के प्रमुख कारकों में से एक है। लेखक प्रकृति का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में हर जगह सहक्रियाशीलता पाई जाती है। पेड़, मिट्टी, सूक्ष्मजीव, जल, प्रकाश और वायु मिलकर जीवन का निर्माण करते हैं। कोई भी तत्व अकेले जंगल का निर्माण नहीं करता। पारिस्थितिक तंत्र की शक्ति उसकी विविधता और परस्पर निर्भरता में निहित है। इसी प्रकार परिवार, टीमें और संगठन तब और मजबूत होते हैं जब विभिन्नताओं को सामूहिक विकास में योगदान देने की अनुमति दी जाती है। वे इस उपमा को मानवीय संबंधों तक विस्तारित करते हैं। परिवारों में तालमेल तब उभरता है जब सदस्य एक दूसरे को नियंत्रित करने की कोशिश करना बंद कर देते हैं और इसके बजाय खुलेपन के साथ मिलकर काम करते हैं। माता पिता बच्चों से सीखते हैं, बच्चे माता पिता से सीखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति एक अनूठा दृष्टिकोण लाता है और साथ मिलकर वे एक ऐसा घर बनाते हैं जो साझा समझ से भरा होता है। कार्यस्थलों में तालमेल टीमों को व्यक्तियों के समूह से एकजुट शक्तियों में बदल देता है। जब सहकर्मी विश्वास के साथ अपनी प्रतिभाओं को मिलाते हैं तो उत्पादकता बढ़ती है, नवाचार में तेजी आती है और समूह की पहचान मजबूत होती है। लेखक चेतावनी देते हैं कि तालमेल के लिए भावनात्मक परिपक्वता आवश्यक है। अपरिपक्व प्रतिक्रियाएं, रक्षात्मकता, हठ, अहंकार या भय तालमेल को नष्ट कर देती हैं। जब लोग अपने दृष्टिकोण पर अड़े रहते हैं तो तालमेल कायम नहीं रह सकता। यही कारण है कि पुरानी आदतें महत्वपूर्ण हैं। वे उच्च स्तर पर सहयोग करने के लिए आवश्यक चरित्र शक्ति का निर्माण करती हैं। वे बताते हैं कि संवाद के माध्यम से भी तालमेल विकसित होता है। तालमेलपूर्ण संवाद से कहीं अधिक गहरा होता है। इसमें सक्रिय रूप से नई संभावनाओं की खोज शामिल होती है। इसमें पूर्वधारणाओं को दरकिनार करते हुए नए दृष्टिकोण से विचारों का अन्वेषण करना आवश्यक है। इसमें प्रत्येक प्रतिभागी की विशिष्टता का सम्मान करना अनिवार्य है। ऐसे वातावरण में
लोग अपरंपरागत विचारों को व्यक्त करने, कठिन प्रश्न पूछने और मौजूदा तौर तरीकों को चुनौती देने में सहज महसूस करते हैं। यही खुलापन अभूतपूर्व खोजों की ओर ले जाता है। लेखक के अनुसार आंतरिक रूप से भी तालमेल विकसित होता है। जब व्यक्ति अपने तार्किक और भावनात्मक पहलुओं को एकीकृत करते हैं तो वे अधिक संतुलित निर्णय लेते हैं। जब वे विश्लेषणात्मक सोच को रचनात्मक कल्पना के साथ सामंजस्य बिठाते हैं तो वे समस्याओं को अधिक प्रभावी ढंग से हल करते हैं। आंतरिक तालमेल स्पष्टता, उद्देश्य और दृढ़ता की ओर ले जाता है। यह व्यक्तिगत निपुणता का आधार है। जैसे जैसे अध्याय आगे बढ़ता है, लेखक बताते हैं कि तालमेल समुदायों को कैसे मजबूत बनाता है। जब समूह विविधता को महत्व देते हैं और साझा लक्ष्यों की ओर मिलकर काम करते हैं तो वे विश्वास की संस्कृति का निर्माण करते हैं। ये संस्कृतियां चुनौतियों के बावजूद प्रगति को बनाए रखती हैं क्योंकि समुदाय प्रत्येक सदस्य का समर्थन करता है। मजबूत समुदाय एकरूपता पर नहीं बल्कि विविधता में एकता पर बनते हैं। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि तालमेल कोई संयोग नहीं है, यह एक सोची समझी रणनीति है। इसके लिए सीमाओं को स्वीकार करने की विनम्रता, मतभेदों को अपनाने का साहस और बेहतर भविष्य की संभावना में विश्वास आवश्यक है। इसके लिए निरंतर अभ्यास और सचेत प्रयास की आवश्यकता होती है। तालमेल जीवन जीने का एक तरीका बन जाता है। संबंधों, टीम वर्क, समस्या समाधान और रचनात्मकता के प्रति एक दृष्टिकोण। उनका निष्कर्ष है कि तालमेल सहयोग का सर्वोच्च रूप है। यह लोगों को उनकी कल्पना से परे हासिल करने में सक्षम बनाता है। यह संघर्षों को अवसरों में बदल देता है। यह प्रतिभाओं के संयोजन से कमजोरी को ताकत में बदल देता है। यह समझ को गहरा करके रिश्तों को समृद्ध बनाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह मानवीय क्षमता को व्यक्तिगत सीमाओं से परे ले जाता है। छठी आदत सिखाती है कि महानता अकेले में नहीं उभरती। यह तब उभरती है जब लोग अपनी शक्तियों को एकजुट करते हैं, अपने मतभेदों का सम्मान करते हैं और एक साझा लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। तालमेल का मतलब सिर्फ साथ काम करना नहीं है, यह साथ मिलकर सृजन करना है। यह वह मिलन बिंदु है जहां कल्पना का विस्तार होता है और संभावनाओं का जन्म होता है। अध्याय 8, आदत 7। आरी को तेज करना। 7वीं आदत नवीनीकरण की आदत है। वह अभ्यास जो अन्य सभी आदतों को अपने उच्चतम स्तर पर कार्य करने में सक्षम बनाता है। लेखक बताते हैं कि प्रभावशीलता एक स्थिर अवस्था नहीं बल्कि एक निरंतर प्रक्रिया है। जिस प्रकार आरी उपयोग से कुंद हो जाती है, उसी प्रकार यदि व्यक्ति जानबूझकर पुनर्भरण न करे तो उसकी ऊर्जा, स्पष्टता और शक्ति भी क्षीण हो जाती है। आरी को तेज करने का अर्थ है जीवन के 4 आवश्यक आयामों शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक में नियमित नवीनीकरण का चुनाव करना। इस नवीनीकरण के बिना प्रदर्शन में गिरावट आती है, रिश्ते कमजोर होते हैं और उद्देश्य अस्पष्ट हो जाता है। लेखक उपमा को उदाहरण सहित समझाते हुए अपनी बात शुरू करते हैं। एक बार एक आदमी घंटों तक एक कुंद आरी से पेड़ काटने की कोशिश करता रहा। जब उसे आरी तेज करने की सलाह दी गई तो उसने कहा कि वह बहुत व्यस्त है। यह कहानी दर्शाती है कि कितने ही लोग कैसे जीते हैं, थके हुए, तनावग्रस्त और सुधार करने में असमर्थ, क्योंकि वे खुद को तरोताजा करने के लिए समय नहीं निकालते। आरी को तेज करना उत्पादकता में बाधा नहीं है, बल्कि यह उत्पादकता को बनाए रखता है। लेखक के अनुसार
आत्मन्वीकरण दीर्घकालिक प्रभावशीलता की कुंजी है, क्योंकि यह उन उपकरणों को मजबूत करता है जिनका उपयोग व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ने के लिए करता है। नवीनीकरण का पहला आयाम शारीरिक है। इसमें व्यायाम, पोषण, आराम और तनाव प्रबंधन शामिल हैं। लेखक बताते हैं कि शारीरिक तंदुरुस्ती व्यक्तिगत ऊर्जा की नींव है। शरीर की उपेक्षा करने पर प्रेरणा कमजोर पड़ जाती है, ध्यान भटक जाता है और भावनात्मक स्थिरता में गिरावट आती है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि शारीरिक नवीनीकरण पूर्णता या अत्यधिक मेहनत के बारे में नहीं है, बल्कि निरंतरता के बारे में है। चलना, स्ट्रेचिंग करना, पानी पीना या नियमित नींद लेना जैसी छोटी छोटी आदतें दीर्घकालिक ऊर्जा पर गहरा प्रभाव डालती हैं। लेखक सुझाव देते हैं कि शरीर को एक मूल्यवान उपकरण की तरह समझें जिसे देखभाल और रखरखाव की आवश्यकता होती है। दूसरा आयाम मानसिक है। मानसिक नवीकरण में सीखना, पढ़ना, मन को चुनौती देना और बौद्धिक रूप से जिज्ञासु बने रहना शामिल है। लेखक बताते हैं कि मन तभी फलता फूलता है जब उसे सक्रिय रखा जाता है और उपेक्षा करने पर वह कमजोर हो जाता है। ध्यान भटकाने वाली चीजों, सही जानकारी और निष्क्रिय उपभोग से भरी दुनिया में मानसिक अनुशासन आवश्यक हो जाता है। वे गहन पठन, दृष्टिकोण को व्यापक बनाने वाले विषयों का अध्ययन करने और सार्थक चिंतन में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मानसिक नवीकरण में चिंतन भी शामिल है, मान्यताओं की जांच करने, विश्वासों पर प्रश्न उठाने और मूल्यों को स्पष्ट करने के लिए समय निकालना। यह निरंतर मानसिक तीक्ष्णता सुनिश्चित करती है कि निर्णय विचारशील और ठोस हों। तीसरा आयाम भावनात्मक सामाजिक है। लेखक बताते हैं कि रिश्ते दिल को पोषण देते हैं और सार्थक जुड़ाव से भावनात्मक कल्याण बढ़ता है। सहानुभूति, दया, सेवा और विश्वास निर्माण, ये सभी नवीनीकरण के रूप हैं। भावनात्मक शक्ति तब विकसित होती है जब व्यक्ति खुद को मूल्यवान महसूस करता है और दूसरों के लिए मूल्यवान योगदान देता है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि एक प्रेमपूर्ण पारिवारिक वातावरण, सहायक मित्रता और सकारात्मक संचार भावनात्मक आधार का काम करते हैं। जब लोग रिश्तों में निवेश करते हैं तो वे अपनी सहनशीलता को मजबूत करते हैं। भावनात्मक सामाजिक नवीनीकरण में तनाव का प्रबंधन, कृतज्ञता व्यक्त करना और धैर्य का अभ्यास करना भी शामिल है। ये आदतें आंतरिक स्थिरता बढ़ाती हैं और प्रतिक्रियाशीलता को कम करती हैं। चौथा आयाम आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक नवीनीकरण का अर्थ अनिवार्य रूप से धर्म नहीं है, हालांकि इसमें धर्म शामिल हो सकता है। यह मूल्यों, उद्देश्य और अर्थ से पुनः जुड़ने का अभ्यास है। लेखक बताते हैं कि आध्यात्मिक नवीनीकरण तब होता है जब व्यक्ति स्वयं से बड़ी किसी चीज से जुड़ता है, प्रकृति, ध्यान, चिंतन, प्रार्थना या सेवा कार्यों के माध्यम से। यह आयाम आंतरिक दिशा प्रदान करता है। यह व्यक्ति के बाकी कार्यों को उसके इच्छित स्वरूप के अनुरूप बनाता है। आध्यात्मिक नवीनीकरण के बिना जीवन यांत्रिक और सतही हो जाता है। इसके साथ जीवन में स्पष्टता, गहराई और उद्देश्य आता है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि ये चारों आयाम आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। एक की उपेक्षा करने से बाकी सभी प्रभावित होते हैं। जो व्यक्ति अपने शारीरिक स्वास्थ्य की अनदेखी करता है, उसे मानसिक परेशानी हो सकती है। जो भावनात्मक कल्याण की उपेक्षा करता है, वह आध्यात्मिक स्पष्टता के लिए प्रेरणा खो सकता है। जिस व्यक्ति के पास जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता,
उसे रिश्ते या आदतें बनाए रखने में कठिनाई हो सकती है। नवीनीकरण समग्र है। प्रत्येक आयाम दूसरे को मजबूत करता है। वे समझाते हैं कि आरी को तेज करना कोई झटपट समाधान नहीं है, यह एक जीवन शैली है। इसके लिए नियमित रूप से नवीनीकरण करना उतना ही जरूरी है जितना कि काम या जिम्मेदारियों का समय तय करना। यह प्रतिबद्धता तनाव से बचाती है और दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा देती है। लेखक चेतावनी देते हैं कि कई लोग उत्पादकता के नाम पर नवीनीकरण की उपेक्षा करते हैं, यह जाने बिना कि इससे अंततः उनकी उत्पादन क्षमता कमजोर हो जाती है। नवीनीकरण से प्रभावशीलता कई गुना बढ़ जाती है, उपेक्षा करने से यह कम हो जाती है। जैसे जैसे अध्याय आगे बढ़ता है, लेखक ऊपर की ओर विकास के विचार को प्रस्तुत करता है। जब व्यक्ति निरंतर स्वयं को नवीनीकृत करते हैं तो वे अपनी पिछली स्थिति में नहीं लौटते, बल्कि वे एक उच्च स्तर पर पहुंच जाते हैं। नवीनीकरण रचनात्मकता, लचीलापन और अनुकूलन क्षमता को बढ़ावा देता है। यह चुनौतियों को अवसरों में और बाधाओं को सफलता की सीढ़ियों में बदल देता है। जब आरी को तेज रखा जाता है तो काम आसान, तेज और अधिक आनंददायक हो जाता है। वे बताते हैं कि कैसे अपनी क्षमताओं को निखारने से हर रिश्ते में निखार आता है। जब व्यक्ति शारीरिक रूप से ऊर्जावान, मानसिक रूप से सतर्क, भावनात्मक रूप से संतुलित और आध्यात्मिक रूप से स्थिर होते हैं, तो वे अपना सर्वश्रेष्ठ रूप दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं। धैर्य बढ़ता है, सहानुभूति बढ़ती है, संघर्ष कम होता है, सहयोग आसान हो जाता है। रिश्ते केवल व्यक्तिगत प्रयासों से नहीं, बल्कि नए सिरे से तैयार हुए व्यक्तियों के एक दूसरे से शक्ति और स्पष्टता के साथ मिलने से पनपते हैं। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि आरी को तेज करने से पिछली सभी 6 आदतों के विकास में भी मदद मिलती है। ऊर्जा अधिक होने पर सक्रियता आसान हो जाती है, मन तरोताजा होने पर दृष्टि स्पष्ट हो जाती है, मन केंद्रित होने पर प्राथमिकताओं का प्रबंधन मजबूत होता है, भावनात्मक रूप से परिपूर्ण होने पर पारस्परिक लाभ की सोच विकसित होती है, हृदय संतुलित होने पर सहानुभूतिपूर्ण संचार फलता फूलता है, व्यक्तियों में मतभेदों को स्वीकार करने की आंतरिक शक्ति होने पर तालमेल बढ़ता है। उनका निष्कर्ष है कि आदत 7 आत्मसम्मान की आदत है। यह व्यक्ति के महत्व को पहचानती है और स्वयं की देखभाल करने की जिम्मेदारी का सम्मान करती है। नवीनीकरण अनुशासन और करुणा का कार्य है। यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति ईमानदारी के साथ योगदान देना, सृजन करना और नेतृत्व करना जारी रख सके। आदत 7 सिखाती है कि सच्ची प्रभावशीलता निरंतर क्रियाशीलता में नहीं, बल्कि संतुलित विकास में निहित है। यह विराम लेने, ऊर्जा भरने और फिर से मजबूत होकर उठने का अभ्यास है। जब कोई व्यक्ति निरंतर अपने कौशल को निखारता है तो वह एक ऐसे जीवन को जीने में सक्षम हो जाता है जो थकावट से नहीं, बल्कि उद्देश्य, शक्ति और निरंतर विकास से परिभाषित होता है। अध्याय 9 आदतों को एक एकीकृत जीवन में समाहित करना। लेखक बताते हैं कि ये 7 आदतें अलग अलग तकनीकें नहीं हैं, बल्कि एक एकीकृत ढांचा है जो व्यक्ति के जीवन की संपूर्ण संरचना को बदलने के लिए बनाया गया है। प्रत्येक आदत दूसरी आदत को सहारा देती है, उसे मजबूत करती है और उसे गहरा बनाती है। जब इनका एक साथ अभ्यास किया जाता है तो ये एक शक्तिशाली आंतरिक और बाहरी बदलाव लाती हैं, ऐसा बदलाव जो पहचान, रिश्तों, काम और दीर्घकालिक संतुष्टि को प्रभावित करता है। एक एक आदत के साथ
व्यक्ति निर्भरता से स्वतंत्रता और फिर परस्पर निर्भरता की ओर बढ़ता है, जिससे मानवीय विकास का एक पूर्ण चक्र बनता है। वे विकास के क्रम को स्पष्ट करते हुए शुरुआत करते हैं। पहली 3 आदतें व्यक्तिगत निपुणता की नींव बनती हैं। ये आंतरिक शक्ति, स्पष्टता, अनुशासन और जिम्मेदारी स्थापित करती हैं। इन गुणों के बिना सहयोग या नेतृत्व के प्रयास कमजोर और अस्थिर हो जाते हैं। सार्वजनिक विजय।